वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2048 है। सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 204 या उससे आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स का विवरण है, मौलिक अधिकारों का विवरण है। इनमें से कुछ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ जो हैं, जो विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसे भी प्राप्त है। ठीक है, यानी कुछ तो दोनों को प्राप्त हैं, कुछ केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 है, अनुच्छेद 24। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 है। अब एक चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये इनमें जो चीज़ भी वर्णित है इन आर्टिकल में वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी अनुच्छेद बचे वो भारत और विदेशी दोनों के लिए है। ठीक है, अब आर्टिकल 29 ये आ गया यहाँ पर। तो ये 29 वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीयों को तो प्राप्त है, नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण ये केवल भारतीयों के लिए है। ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए। तो बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। और मौलिक अधिकारों की विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी है और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। वो 36 से स्टार्ट हो जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत 51 तक। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। अब इनमें है क्या क्या? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण और अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में। और 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है सारे के सारे। अब भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये सूची है पूरी। ठीक है, आर्टिकल 14, 20, 21, 21 का ये जो बाद में जोड़ा गया, 22, 23, 24, 25। इसके अतिरिक्त भी 26, 27, 28 सबको एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोनों को है, भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को भी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 दोनों को। अनुच्छेद 21 का ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 है। कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, दोनों को। बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, दोनों को। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, दोनों को। और अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, दोनों को। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता, दोनों को, कोई विदेशी भारत में आकर भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर यानी टैक्स से छूट, दोनों को। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के बारे में स्वतंत्रता, दोनों को। इससे आगे 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ऊपर था तो किसी आर्टिकल में।
किसमें है ये? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला है। क्या कहता है ये? संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में इसको उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। देखिए, दोनों को प्रोटेक्शन है। सेंट्रल में संसद या उसकी किसी समिति या उसके सदस्य को प्रोटेक्शन है, न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं। उसी तरह से हर स्टेट में है। तो ये जो है ना, की जा सकती है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला वाला सही है, नहीं की जा सकती। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। देखिए, दोनों को प्रोटेक्शन मिली है। अनुच्छेद 194 के अनुसार स्टेट में मिली है, अनुच्छेद 105 के अनुसार सेंट्रल में मिली है। तो अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला सही है, क्योंकि अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राज्य जो है किसी नागरिक के प्रति किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता? उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर भी, कि महिला हो या पुरुष। ठीक है, तो सारे के सारे हो गए, तो डी है इसका आंसर। देखिए, भेदभाव पर रोक है। आर्टिकल 15 के तहत यह प्रावधान करता है कि राज्य जो है यानी स्टेट किसी भारतीय नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का अपवाद हो सकता है? अब आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता। तो राज्य द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान यदि करता है तो इसका उल्लंघन कर रहा है ना। किसी पद को पिछड़े वर्गों के पक्ष में बना रहा है, तब भी उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 16 का। ठीक है, लेकिन ये चीज आरक्षण की जाती है समानता के लिए, समाज में समानता बनी रहे। तो फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों ये अपवाद ही हो गए उसके। सी है इसका आंसर। देखिए, सामाजिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अपवाद की बात करें, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अपवाद हो गया एक तरह से। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जाती है तो यह भी अपवाद हो गया, क्योंकि ये समानता को क्या कर रहा है? हटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा यदि। देखिए, 12 से 35 तक किस आर्टिकल में क्या क्या सभी को पता होना चाहिए। तो 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी है, यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। तो पहला है क्या? देखिए, किसी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोका जाता है। तो पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक और अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराया जाना, ये सारा का सारा आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, छुआछूत को समाप्त किया जाता है। सारे के सारे करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। वो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है।
इन अपराधों में शामिल हैं। कौन कौन से अपराध हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अनटचेबिलिटी को उचित ठहराना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत का संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ए, बी, सी और डी में है उपरोक्त सभी। उपाधियों का अंत, देखिए यह निषेध करता है कि जो राज्य है, स्टेट है, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा या कर सकता। बिल्कुल ये सारे के सारे सही हैं। आर्टिकल 18 प्रावधान करता है, डी है इसका आंसर। ठीक है, तो डी है तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, उसको पढ़ सकते हैं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी अपने ही खिलाफ वो खुद गवाही दे। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, किसी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा है ये? यह है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 20, 19, 21 या 22? देखिए इसका आंसर आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यह अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त है और विदेशी दोनों को प्राप्त है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इसमें इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है इसमें। तो अनुच्छेद लेकर ही सीधे सीधे प्रश्न कर लेगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 में। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों। देखिए इसमें केवल प्रारंभिक शिक्षा ही है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा या उच्च शिक्षा नहीं है आर्टिकल 21 में। तो अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में, इसको याद रखिएगा। देखिए यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया। ये अपने आप में ही अलग से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 86वें संशोधन से पहले भी भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। यदि स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछा जाता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, तो गलत है वो स्टेटमेंट, क्योंकि भाग 4 में अनुच्छेद 45 में तो है, जो कि राज्य का नीति निषेध सिद्धांत है। राज्य का नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 में किस आर्टिकल में क्या क्या है सब पता होना चाहिए।
11वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ पर्सन फ्रॉम डिटेंशन एंड अरेस्ट? आर्टिकल 13, 19, 20 to 23। यह है अनुच्छेद 22। देखिए, निरोध का मतलब होता है हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत यानी एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, उसको जो है दंड देती है न्यायालय, ठीक है, कोर्ट दंडित करता है उसको। और निवारक हिरासत क्या है? निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए किसी को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? देखिए, किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। हिरासत का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हिरासत वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। आर्टिकल 22 है ये, वही वाला ऊपर वाला, बिल्कुल ये सब कुछ है इसके अंतर्गत। तो डी है इसका आंसर, ठीक है, सारा का सारा डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, कानून के समक्ष समता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सारे के सारे दोनों को हैं, ऊपर देखा तो था हमने, डी है इसका आंसर। तो निम्नलिखित मौलिक अधिकार नागरिकों को भी, यानी भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, शत्रु देश को छोड़कर। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? कानून के समक्ष समता। इनका अनुच्छेद कौन सा है वो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध संरक्षण, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 है ये। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु टैक्स से छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, असीमित हैं, न्यायोचित हैं, स्थायी हैं। न्यायोचित और स्थायी दोनों। असीमित तो नहीं है, स्थायी भी नहीं है, न्यायोचित है, ठीक है, स्थायी वाला हटा दीजिए, बी है इसका आंसर। देखिए, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों या विदेशी, ठीक है, या कानूनी व्यक्ति हों जैसे परिषद या कंपनियां। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, ठीक है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक से करेगी, साधारण विधेयक से नहीं। ये असीमित भी नहीं है लेकिन वाद योग्य है, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण बताना होगा उसको, ठीक है, और इसका निर्णय जो है वो अदालत करेगी। ये न्यायोचित है, यानी जब भी उल्लंघन होगा व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। कई बार बताइए लाइन, ठीक है, वो 5 प्रकार के रिट हैं उसके आधार पर। आ गया वही प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी नहीं करता? वंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, पूर्ववर्ती प्रक्रिया। वंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी हैवियस कॉर्पस, प्रतिषेध है यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण है सर्टियोरारी, अधिकार प्रक्रिया है वो को वारंटो, पूर्ववर्ती प्रक्रिया नहीं है। देखिए, रिट क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। कौन कौन से हो? 5 प्रकार के रिट, इनको नाम के साथ याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्टियोरारी, अधिकार प्रक्रिया को वारंटो। तो अधिकार प्रक्रिया है, पूर्ववर्ती प्रक्रिया नहीं, तो डी है इसका आंसर। तो इंडियन पॉलिटी के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है इनमें और बनते ही आए हैं।
इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको मिलेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।